पैंक, मोटर ने कहा। पैंक, बत्तख ने भी कहा। पैंक। मोटर रोककर हमने मांस खाया। सिर्फ पकी हुई बत्तख का वो सख्त मांस ही नहीं, शकुंतला के कोमल और सुडौल, मानो मोटर के ही दो हॉर्न हों, पर खामोश। क्या विधाता हॉर्न को बिना आवाज के बजाते हैं? पेड़ के नीचे कांटों भरी झाड़ियों की ओट में झड़ चुके पत्तों और मुरझाए फूलों की सेज, और आगे नहीं लिखा जा सका। सुशांत की नाक में तली हुई झींगा मछली की महक पहुंच चुकी थी और मन में अचानक एक टीस उठी। मोटर कहाँ है? शकुंतला कहाँ है? कहाँ है वो बत्तख? कहाँ है वो पका हुआ सख्त मांस, वो पेड़, वो झाड़ियां, झड़े हुए पत्ते और मुरझाए फूल? मुंह में एक बीड़ी दबी हुई, हाथ में एक सस्ता कलम, तख्तपोश पर एक मैली चादर, और सर्दियों की शुरुआत में ही पूरे कमरे में छाई बरसात दिनों जैसी वो सीलन भरी उमस। सूना कमरा, और शायद इसीलिए असलियत में वो जितना छोटा है उससे भी कहीं ज्यादा छोटा लग रहा है। फिर भी सुशांत सब सह लेता है। उसकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसमें सब कुछ ओझल रहता है, लेकिन कलम पकड़े इस दुबली पतली मुट्ठी में हॉर्न कहाँ? नीचे की मंजिल के किराएदार शिवचरण की वो मोटी और सख्त मुट्ठी हॉर्न बजाते बजाते थक चुकी है। बेचारा टैक्सी चलाता है, बरसों पुरानी एक टैक्सी। गाड़ी उसकी बीवी से भी ज्यादा पुरानी है, और बीवी ने तो अभी अभी अपने तीसरे बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया है। झींगा मछली शायद शिवचरण की बहन मालती पका रही है। वही दोनों वक्त का खाना बनाती है, क्योंकि उसे शिवचरण के ही टुकड़ों पर पलना पड़ता है। अभी तक कोई दूल्हा जो नहीं मिला। मालती के लिए सुशांत के मन में थोड़ी हमदर्दी है। वो दोनों वक्त खाना बनाती है इसलिए, या अब तक उसकी शादी नहीं हुई इसलिए, सुशांत को ठीक से पता नहीं। पर हमदर्दी की वजह उसका तीली जैसा दुबला होना तो कतई नहीं है। वो चाहे कितनी ही दुबली हो पर कभी बीमार नहीं पड़ती। शिवचरण ने नीचे का हिस्सा 2 साल पहले किराए पर लिया था, और इन 2 सालों में वो लड़की ना तो कभी बुखार से तड़ती, ना ही उसका सिर दुखा। यहां तक कि पुरानी टैक्सी के हुड की नीचे वाली उस फिसलन भरी जगह पर वो कभी फिसली तक नहीं। मनोविज्ञान की कुछ किताबें पढ़कर मन के जज्बातों का विश्लेषण करने की उसकी वो कुदरती शक्ति किसी झुलसे हुए पौधे की तरह मर चुकी है। अपने मन में उठने वाली भावनाओं की कोई सटीक वजह वो खुद अब नहीं ढूंढ पाता। बस अंदाजा लगाता है कि शायद मालती के चेहरे पर छाई वो हल्की सी मुस्कान ही उसकी हमदर्दी की वजह है। मालती के पास अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों वो कुछ चाहती भी नहीं। जैसे आलस भरा कोई सादा सा आनंद वो दिन रात मुफ्त में भोगती हो। पता नहीं कहां से 1 चम्मच चीनी जुगाड़ ली है बेचारी ने, और उससे एक पूरा तालाब भर शरबत बना लिया है। लगातार पीती रहती है पर खत्म ही नहीं होता। कीमती पैड पर वो सस्ता कलम रखकर सुशांत कमरे के सामने वाले बरामदे में आकर खड़ा हो जाता है। 1.5 हाथ चौड़े उस तिकोने बरामदे के 3 तरफ 4 कमरे हैं। एक में सुशांत की मां दोनों वक्त खाना बनाती हैं, पति और बेटे को खाना परोसती हैं, और फिर हांडी खुरचकर, मछली के कांटे चुनकर, दाल और तरकारी के बर्तनों को पोंछकर जो कुछ बचता है उसे पति की थाली में ही बटोर लेती हैं। कहती हैं कि इसी तरह उनका पेट दोनों वक्त गले तक भर जाता है। सुशांत की मां की इस अजीब आदत के बारे में शिवचरण की पत्नी जानती है, इसीलिए वो बीच बीच में ठीक इसी वक्त सहानुभूति जताने के लिए मालती को भेज देती है। उसे भेजने के पीछे मकसद कुछ और ही होता है, लेकिन मालती को लगता है कि उसे कुत्ते बिल्लियों की तरह थाली बर्तन चाट कर पेट भरने का हुनर सीखने के लिए भेजा गया है। खुद को भी उसी दुख का मारा समझकर उसकी सहानुभूति एकदम सच्ची और गहरी होती है, यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐसे खाकर आप कैसे जिंदा रहेंगी मासी मां? सुशांत की मां अपने बाएं हाथ से माथे पर वार करती हैं। क्या कोई हसरत पूरी होगी? किस्मती फूटी है मेरी। मालती की हमदर्दी और गहरी हो जाती है। उसके सीने के अंदर एक उथल पुथल होने लगती है। अगर मेरी किस्मत ना फूटी होती तो मेरा बेटा यूं बिगड़ता नहीं, और मैं तेरे जैसी लक्ष्मी जैसी लड़की को अपनी बहू बना पाती। तेरा भाई अब तुझे किसी के भी हाथ सौंप देगा, और मेरे हिस्से में आखिरकार कोई कुलक्षणी चुड़ैल ही आएगी। मेरे नसीब में सुख नहीं है मालती। पेट भरकर भात मिलने से ज्यादा सुख एक ममतामयी बहू के पास होने में है या नहीं, ये मालती नहीं जानती। उसका भाई शिवचरण अपने उसी बिगड़े हुए दोस्त के हाथ अपनी बहन को सौंपने की ताक में बैठा है। मालती चाहकर भी ये खबर सुशांत की मां को नहीं दे पाती, इसीलिए उसका मन थोड़ा खटकने लगता है।
वो थोड़ा सोच विचार कर अपनी असली हमदर्दी के साथ थोड़ी बनावटी हमदर्दी भी जोड़ देती है। आखिर हमदर्दी जताने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अब जो भी पकाती हैं सब उन्हें दे देती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाती। अगर मैं होती तो नहीं बेटा, मेरे नसीब में सुख नहीं है। बेटा अगर सुधरा ना हो तो क्या वो इंसान कहलाने लायक है? क्या मैं तुझे बहू बनाकर लाकर 2 दिन सुख का मुंह नहीं देख पाऊंगी? बाकी सब की तरह और उनकी अपनी जिंदगी की तरह उन दोनों की बातें भी जैसे एक ही सुर में बंधी थी। एक वक्त पर बस एक ही मलाल रहता है और बाकी सारे दुख दर्द उस मलाल को किसी राजा की तरह पाल पोसकर और बड़ा कर देते हैं। झींगा मछली तू पका रही थी। जी हां, बहुत बड़ी बड़ी झींगा मछली है मासी मां। 13 मछलियों का वजन ही करीब 2 किलो होगा। उन्हें तलने में सारा तेल खत्म हो गया, इसीलिए भाभी बहुत डांट रही थी। कितने रुपए किलो ली? खरीदी नहीं है, कोई भाई की गाड़ी में छोड़ गया था। पता नहीं किसका माल कौन खा रहा है। मालती को थोड़ी शर्म महसूस हुई। मुफ्त में मिली झींगा मछली, वो भी गिनती में 13। उसका थोड़ा हिस्सा तो देना ही चाहिए था, पर वो जानती है कि सुशांत की मां को भी पता होगा कि मछली बांटने का हक उसके पास नहीं है। मालती थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, एक मछली लाकर दूं मासी मां? दूं क्या, बताइए? डर के मारे उसका दिल धक धक करने लगा। अगर सुशांत की मां राजी हो गई, अगर उन्होंने ममता के साथ मुस्कुराते हुए कह दिया, लाएगी? अच्छा ला। और उसके बाद अगर भाभी सुशांत की मां को एक मछली भी देने को राजी ना हुई तो? वो मछली उसके पति की गाड़ी में मिली थी। भाभी को मिल बांटकर खाना पसंद नहीं है। वो औरत तो है, पर इस मामले में उसका स्वभाव बिल्कुल दुर्योधन जैसा है। उस अनजानी ममता की वजह से ही सुशांत बरामदे में खड़ा रहता है। मां से मिलकर लौटते वक्त अगर सुशांत उसे बरामदे में खड़ा न मिले तो मालती बुरा मान जाती है। वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि उस रात फिर वो वापस नहीं आती। बहुत रात बीते जब शिवचरण टैक्सी लेकर लौटता है और बार बार हॉर्न बजाकर पैं पैं घर के और मोहल्ले के कई लोगों की नींद खराब करता है, तब मालती उठकर दरवाजा खोलती है, खाना परोसती है, और जब शिवचरण सो जाता है तब वो खुद भी सो जाती है। जिनकी नींद उस पैं पैं से खुली थी, उन्हीं की तरह वो फिर से सो जाती है या नहीं ये तो भगवान ही जाने, पर वो फिर ऊपर नहीं आती। कीमती पैड पर सस्ते कलम से लकीरें खींचते हुए, बीच बीच में 1-2 सिगरेट के साथ बीड़ी सुलगाते हुए और बार बार बरामदे में जाकर नीचे के अंधेरे आंगन की तरफ ताकते हुए सुशांत की पूरी रात बस जागते हुए गुजरती है। वो मालती को कितना समझाता है, कितनी बार कहता है कि मालती इतने दबे पांव चलती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब ऊपर आई। अगर वो 1-2 बार वक्त पर बरामदे में खड़ा ना मिल पाए तो क्या मालती को ऐसे गुस्सा करना चाहिए? मालती समझ कर भी जैसे नहीं समझ। पैर की आहट नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं तो ऊपर तभी आती हूं जब मासी मां खाना खाने बैठती हैं। मां कब खाना खाने बैठती हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ा ध्यान रखने से सब पता चल जाता है। आप लोगों को खिलाने के बाद ही तो मासी मां जो कुछ बचा खुचा होता है उसे लेकर। सुशांत बातचीत के इस हिस्से को टाल जाता है। बड़ी गहरी टीस के साथ वो कहता है, तुम कुछ नहीं समझती। जब मैं लिखने बैठता हूं तो क्या मुझे किसी बात का होश रहता है? और अगर होश रहे तो क्या लिखा जा सकता है? अगर तुम खुद लिखती तो समझती कि इंसान के मन के गहरे सुख दुख को शब्दों में ढालने के लिए पूरी दुनिया को भूल जाना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी मालती, तुम नहीं समझोगी। बाकी सबकी तरह उसकी जिंदगी का मलाल भी एक ही सुर में बंधा है। उस मलाल की जलन से जैसे उसका सिर चकराने लगता है, वो अपना सिर हिलाकर जोर देकर कहता है, नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी मालती। मालती बड़े जज्बात के साथ कहती है, इंसान जो नहीं समझता उसे वो समझाने की जरूरत ही क्या है? पर मालती ये नहीं समझती कि इस दुनिया में एक खास तरह के लोग होते हैं जिनसे अगर हमदर्दी के साथ कोई कड़वी बात कह दी जाए तो उनकी नसें किसी फांसी के अपराधी की तरह अकड़ जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे जिंदगी की कहानी के आखिरी अध्याय का आखिरी पन्ना उनकी जिंदगी के बीच में ही आ गया है। असल में यह बात तारीफ या बुराई की नहीं है, न ही यह समझने या ना समझने का सवाल है। किसी दूसरे इंसान का खून करके लगातार फांसी के फंदे पर खुदकुशी करने की कोशिश करोगे तो मन में मलाल तो जागेगा ही। उस नग्न और बेरंग लकड़ी की मेज पर कीमती पैड बिछाकर एक सस्ते कलम के सहारे किसी अंतर्राष्ट्रीय महायुद्ध में जितने चुनिंदा लोग मरते हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों को मारने की साजिश रचते रहने पर यह मुसीबत तो आनी ही थी। अगर कोई होता जो सिर पर लाठी मारकर इस पीड़ा को खत्म कर देता, अगर छत के ढहकर सिर पर गिरने की कोई गुंजाइश होती
या कम से कम शकुंतला को साथ लेकर जो लोग पेड़ के नीचे झाड़ियों की ओट में झड़े हुए पत्तों और मुरझाया फूलों की सेज की तलाश में सचमुच निकलना जानते हैं और निकल पाते हैं, उनमें से ही कोई अगर जोर से हॉर्न बजाकर उस डरावनी पैंक पैंक आवाज से आगाह करते हुए मडगार्ड की टक्कर से 20-25 हाथ दूर उस फूलों की सेज पर फेंक देता, तो सुशांत में अगर ताकत होती तो गाली देने के बहाने भी उसे दुआई देता। कुल मिलाकर बात ये थी कि अगर मालती के वापस जाते वक्त सुशांत बरामदे में खड़ा न मिले तो मालती फिर वापस नहीं आती। सुशांत ने अपने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, क्या मैं मोटर ड्राइविंग सीखूं? हुक्का पीते वक्त आंखें मूंद लेना अनाथ बंधु की पुरानी आदत है। जब तक उनके चेहरे की तरफ ना देखो, यह समझना मुश्किल है कि उनकी ये गंभीरता असल में किसी बेजान चीज के आलस की नकल मात्र है। फिर भी वो इंसान तो जिंदा ही हैं, रोज ऑफिस जाते आते हैं। इसीलिए बेटे के इस प्रस्ताव पर वो सब कपा गए और गुस्से में उबल पड़े। जो सीखना है जा सीख, मोटर ड्राइविंग सीख, दफा हो जाए यहां से। मोटर ड्राइविंग सीखेगा? छोटे बच्चे की खिलौना मोटर में जितनी असलियत होती है, उससे रूबरू होने में भी जिसका दम फूलने लगता है, वो अब मोटर ड्राइविंग सीखेगा। वो मोटर चलाकर पैसा कमाएगा। इसके अलावा शरीफ घर का बेटा पैसे कमाकर मोटर चलाता है, मोटर चलाकर पैसे नहीं कमाता। इतनी मेहनत करके मोटर ड्राइविंग सीखने की क्या जरूरत है? सुशांत रिक्शा ही क्यों नहीं खींच लेता? बात तो एक ही है, पैसे तो उससे भी आएंगे। ऐसी कमाई के मुंह में आग लगे। गुस्से से लाल होकर अनाथ बंधु नहाने चले गए। अभी ऑफिस का वक्त नहीं हुआ था और सुशांत की मां का ऑफिस के लिए खाना बनाना भी खत्म नहीं हुआ था। बदन पर पानी डालने से मन की जो आग बुझ जाती है, अनाथ बंधु का गुस्सा भी बस उसी मामूली दर्जे का था। नहाकर जब वो शांत हुए, तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। कहां सीखेगा मोटर ड्राइविंग? एक स्कूल है, वहां मोटर ड्राइविंग के साथ मैकेनिकल ट्रेनिंग भी देंगे। 6 महीने का कोर्स है। अनाथ बंधु फिर से सकपका गए और झल्ला उठे। फीस देकर सीखेगा? स्कूल में? तेरे ऐसा भूल जुलून है आल। 3 महीने का भी एक कोर्स है पिताजी, उसकी फीस ज्यादा नहीं है। नहीं, ऐसा मोटर ड्राइविंग नहीं सीखनी। जिसे एक दिन आलू लाने भेजो तो पका हुआ सूखा परवल खरीद लाता है, वो अब मोटर चलाएगा। आखिर में किसी को गाड़ी के नीचे कुचलकर जेल जाएगा क्या? आज सुबह ही बाजार से आलू खरीदने गए सुशांत सूखा हुआ पका परवल उठा लाया था। इसीलिए पिता की इस दलील को झुठलाया नहीं जा सका। मगर शिवचरण से सीखने में कोई रुकावट नहीं थी। मोटर चलाने की ट्रेनिंग देने में शिवचरण ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई। बस उसे खटका किसी और बात का था। सड़क की कठोर हकीकत की मार झेल चुकी अपनी उस खुरदुरी खाल वाले चेहरे को सिकोड़कर और शोर शराबे वाली अपनी उस भारी आवाज को शरीफ बनाने की कोशिश करते हुए वो डरते डरते बार बार कहने लगा, नौकरी चाकरी छोड़कर ये सब क्यों? मुझे लगा आप बस शौकिया सीखना चाहते हैं, वरना गाड़ी चलाने की आपको क्या जरूरत है भैया? हैं? भला ये भी कोई शरीफों वाला काम है क्या? इसमें कोई पैसा वैसा रखा है? शिवचरण की आंखों में एक डर सा दिखा। अपनी उस दुबली पतली कमजोर बहन को किसी भले घर के हाथ में सौंपने का जो सपना वो देख रहा था, क्या वो अब खत्म हो जाएगा? सुशांत बोला, नौकरी से ज्यादा ही पैसा है इसमें। किसने कह दिया? सब मनगणन बातें हैं साहब, बिना जाने लोग कुछ भी कह देते हैं। 11 साल से इस लाइन में हूं मैं, क्या मुझे अंदर की खबर नहीं होगी? अगर मेरे बस में होता भैया तो मैं एक दिन भी गाड़ी न लाता। आधी मेहनत के दाम नहीं मिलते। पता नहीं लोग इस लाइन में आते ही क्यों हैं। जिस गहरे दुख और हताशा की वजह से यह धुन सवार हुई थी, वो शिवचरण के उपदेशों से जाने वाली नहीं थी। कभी सुबह तो कभी शाम सुशांत शिवचरण के साथ बाहर निकल जाता। पहली बार मोटर गाड़ी की सवारी के मजे में गाड़ी चलाने के वो सीधे साधे और बंधे बंधाए गुर भी वो ठीक से नहीं सीख पाया, पर सीखने का जुनून वैसा ही बना रहा। शिवचरण को लगा कि कुछ ही दिनों में इसका ये शौक उतर जाएगा और शरीफों के उस स्वर्ग से नीचे उतरने की ये जिद छोड़ देगा, पर लगता है उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं होगी। सुशांत कहता है, ऐसी क्या बुरी कमाई है? भला बड़े हराम का काम है। शिवचरण बोलता है, सुनिए, एक बात कहता हूं आपसे, इन कामों के लिए थोड़ा कड़क और मजबूत शरीर चाहिए होता है। आपका शरीर वैसा जानदार तो है नहीं। मेरा मतलब है कि शरीफों वाला बदन है आपका, ये काम आपको रास नहीं आएगा। शिवचरण भी बड़े जज्बात के साथ ये बातें कहता है, पर मालती की तरह वो भी नहीं समझता कि इस दुनिया में एक तरह के लोग होते हैं जिनसे अगर हमदर्दी के साथ कोई कड़वी बात कह दी जाए तो उनकी नसें किसी फांसी के मुजरिम की तरह तन जाती हैं, और जब वो तनाव किसी काम नहीं आता तो उन्हें बड़ा दुख होता है। 1 महीने तक सुशांत बड़े सब्र के साथ अपनी मर्जी से गाड़ी चलाना सीखता रहा। पूरे मन और जोश के साथ सीखा, पर 1 महीने का तजुर्बा ऐसा था जैसे महज 1 दिन का हो। सड़क की हकीकत तो धूल मिट्टी और कूड़े करकट से भी ज्यादा गंदी है, जो अनगिनत मानसिक बीमारियों के कीटाणुओं से भरी हुई है। शिवचरण जैसे सयाने और मंझे हुए खिलाड़ी को सामने रखकर सुशांत एक दर्शक की तरह जिंदगी के इस खुले मैदान जंग में उतरा था। फिर भी 1 महीने में ही उसका दिल और दिमाग जख्मी हो गया।
वो ठीक से समझ नहीं पाता भला ये कैसी दुनिया है जहां कोई आदर्श नहीं टिकता, कोई सिद्धांत काम नहीं आता और न ही किसी शौक या संस्कार को जगह मिलती है। वो अब तक आखिर किस ओट में जी रहा था कि सड़क पर किराए की गाड़ी लेकर सवारी की तलाश में घूमना उसे बाघ भालू या दैत्य दानवों के डर से बदहवास होकर भागने जैसा लगता है। उसके घर में सड़क की हकीकत हमेशा से थी, अब भी है। जैसे पैरों के साथ सड़क की धूल घर के अंदर आ जाती है, वैसे ही सड़क की हकीकत हर दिन उसके मन के अंदर घुस जाती थी। और जैसे धूल को झाड़ने की जरूरत होती है, वैसे ही इस हकीकत को भी साफ करने का इंतजाम करना पड़ता है। सुबह शाम घर झाड़ने के बाद भी जैसे कोनों में धूल रह ही जाती है, वैसे ही तमाम कोशिशों के बाद भी सड़क की ये हकीकत कहीं न कहीं कोनों में अपनी जगह बना ही लेती है। पर जब तक देखो नहीं तब तक नजर नहीं आती, और जिसे देखना नहीं आता वो चाहकर भी नहीं देख सकता, बस इसे झुठला कर जिया जा सकता है। 1 महीने में सुशांत ने इतना दार्शनिक ज्ञान इकट्ठा कर लिया। चौड़ी सड़कों और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में शिवचरण की वो बेखौफ और माहिर ड्राइविंग आजकल उसे बड़ा बेचैन कर देती है। वो समझ गया है कि जिंदगी में वो कभी भी शिवचरण जैसी लाजवाब ड्राइविंग नहीं सीख पाएगा। यहां तक कि शिवचरण के हाथ से जैसा हॉर्न बजता है, उसके हाथ से वैसा कभी नहीं बजेगा। सुशांत ने कितनी ही बार कितने ही तरीकों से हॉर्न बजाकर देखा, पर हर बार उसे यही लगा कि सुर बिगड़ गया, आवाज में वो दम नहीं आया। पर एक ऐसी बात हुई जिसकी सुशांत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मालती की उस धीमी, लाचार और एक रंगी खुशी में अचानक जैसे कोई लहर उठी हो। बेजान चीजों के अलावा जितना जीवन का एहसास और कहीं हो सकता है, वैसी ही खुशी का उफान मालती में भी दिखा, जो वाकई कमाल था। सुशांत का हाथ पकड़कर और उसे टटोलकर देखते हुए मालती ने हैरानी के साथ पूछा, 1 महीना गाड़ी चलाना सीखा नहीं कि हाथों में छाले पड़ गए? सुशांत ने सफाई देते हुए कहा, शुरू में। मालती ने बड़ी बेताबी और जज्बात के साथ कहा, पढ़ने दो, छाले पड़ना अच्छा है, पूरे हाथों में छाले पड़ जाएं। ये कह के वो धीरे धीरे अपना सिर हिलाने लगी। नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। बेवजह मोटर का हॉर्न बजाने से हाथों में हमेशा छाले नहीं पड़ते, वरना राहगीरों को आगाह करने के लिए हॉर्न कौन बजाता? मोटरों के लिए फिर कोई और ही इंतजाम होता। लेकिन सुशांत साफ समझ पा रहा है कि शब्दों के मायने अब बदल रहे हैं। कागज पर वो हॉर्न बजाने के बारे में चाहे कुछ भी लिखे, शकुंतला अब पहले की तरह बेबाकी से उसके मन में घूमने के लिए दौड़ी नहीं आती। अब उसे कोशिश करके बुलाना पड़ता है, और अगर वो आती भी है तो पराशर की सत्यवती की तरह उसके लिए मन में धुंध और कुहासा पैदा करके रखना पड़ता है। 1 महीने बाद सुशांत फिर से अपने सस्ते कलम में स्याही भरता है, कीमती पैड का लिखा हुआ पन्ना फाड़ के फेंक देता है और फिर से लिखना शुरू करता है। मोटर ने कहा पैंक, बत्तख ने भी कहा पैंक। मोटर रोककर हमने मांस खाया। बत्तख का मांस सख्त था, पर शकुंतला खाना बहुत अच्छा पकाती है। मांस की महक से पास के ही गांव के 2 कुत्ते आकर कुछ दूरी पर खड़े होकर दुम हिलाने लगे। पेड़ के नीचे कांटों भरी झाड़ी की ओट में झड़े हुए पत्तों और मुरझाए फूलों की सेज पर बैठे उन कुत्तों की वो खामोश पुकार देखते हुए उसे लगा, विधाता ने क्या सिर्फ शकुंतला के अंग प्रत्यंगों को ही जुबान दी है? क्या कुछ खामोश या गूंगा बनाना विधाता की ताकत के बाहर है? समाप्त। हमें आपके प्यार और सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो गुजारिश है कि अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और हमारे इस सफर में हमेशा हमारे साथ बने रहें।